हेलो फ्रेंड्स, भारतीय आधुनिक इतिहास पर कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको आज हम देखेंगे। आइए, बोर्ड पर आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, उनके साथ साथ उनके आंसर भी हैं। इनसे संबंधित प्रश्न हम चर्चा के दौरान और भी नए प्रश्न क्या हो सकते हैं उनको जानेंगे, समझेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके रेडी रखने के लिए तैयार रहे। कभी भी आप उसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे से छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम तक आप जाएंगे, यूपीएससी तक, तो भी प्रश्न यही रहेंगे। इनको ध्यान से देखिएगा। ओके, आधुनिक भारत में जब फ्रीडम स्ट्रगल को हम पढ़ते हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महिलाएं भी शामिल हुई थी। ये पहला आंदोलन था जिसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ महिलाओं का भी एक बड़ा जत्था आंदोलन में शामिल हुआ था। गांधी जी यद्यपि इसको नहीं चाहते थे, लेकिन किसके कहने से गांधी जी ने महिलाओं को अनुमति दी? वो महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय के कहने से पहली बार इस आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हुई। यह आंदोलन कई दृष्टि में अनोखा था। इस आंदोलन की एक और बड़ी खूबसूरती थी जो और दूसरे आंदोलनों में नहीं थी। इस आंदोलन की जो प्रेस कवरेज थी, इसको मीडिया ने बहुत अच्छी कवरिंग दी और अमेरिका की टाइम्स जैसी मैगजीन ने इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसको प्रमुखता से छापा गया। पूरे संसार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की खबरें गई, तो आंदोलन पूरे प्रमुखता से इसको प्रचार प्रसार मिला। ये भी इसकी एक बड़ी यूनिकनेस थी। ओके, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के द्वारा चलाया गया। आर्य समाज ने ऐसे मुसलमानों को जो पहले हिंदू थे या हिंदू धर्म में आना चाहते थे, उनको गंगा जल पिला पिला करके उनका शुद्धिकरण करके उनको फिर से हिंदू धर्म में लेने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया आर्य समाज ने 1920-30 के दशक में, और कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिकता के बढ़ने का एक कारण भी था। इसी के विरोध में मुसलमानों ने भी एक आंदोलन चलाया। उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए 1923 में आंदोलन चलाया था तबलीग और तंजीम। तंजीम का अर्थ होता है संगठन, तबलीग का अर्थ होता है इस्लामी धर्म का प्रचार प्रसार करना। जब बहुत से मुसलमान हिंदू धर्म में आने लगे, आर्य समाज के लोग उनको दीक्षित करने लगे, तो मुसलमानों ने अपने संगठन को बचाने के लिए तबलीग और तंजीम आंदोलन चलाया। ओके, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जब ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सरकार ने यह कह दिया कि भारत को आजाद करने जा रही है, तो भारत को आजादी कैसे दी जाए, वो रूपरेखा क्या हो, इसके लिए अंतरिम सरकार के गठन के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर्स सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और तीसरे नेता थे पैट्रिक लॉरेंस। इन तीन लोगों को भारत भेजा गया। ये तीनों ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर थे और ये भारत आए। भारत आकर के ये 3 माह तक भारत रहे और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, मुस्लिम लीग पार्टी के नेताओं से वार्ता करके अंतरिम सरकार का गठन करना, संविधान सभा का गठन करना, भारत को आजादी कैसे दी जाए, क्या स्वरूप होगा, इस पर चर्चा की। लेकिन कैबिनेट मिशन के जो सुझाव थे उसको मुस्लिम लीग ने नहीं माना। बाद में कांग्रेस ने भी उसको इनकार कर दिया। अंतरिम सरकार और संविधान सभा का गठन जरूर इसके सुझावों के आधार पर हुआ। ओके, कैबिनेट मिशन की तरह एक आयोग भारत आया था, उसका बड़ा विरोध हुआ था, साइमन कमीशन। यदि इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन कब आया था? साइमन कमीशन की नियुक्ति 27 में हुई थी 1927 में। भारत 1928 में पहुंचा था। ये वही साइमन कमीशन था जिसको व्हाइट बेंच कमीशन कहते थे। इसमें 7 सदस्य थे और 7 अंग्रेज थे, इसीलिए भारतीय इसका विरोध कर रहे थे। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय
की मृत्यु लाठी की चोट की वजह से हो गई थी लाहौर में। तो एक महत्वपूर्ण आयोग ये भी है, इसको याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन और साइमन कमीशन, 2 पे क्वेश्चन आते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सिंध प्रांत के बहुत कदावर नेता थे। जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, ये सीमांत गांधी वहां से संबंधित थे। गांधी जी के बहुत ही प्रबल समर्थक, और यही 2 व्यक्ति थे, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान, जो अंतिम क्षण तक भारत विभाजन के समर्थन में नहीं थे, और गांधीवादी नीतियों के कारण, स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान के कारण इनको भारत रत्न भी दिया गया है। ओके, तो इनको खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से जानते थे। इन्होंने एक दल बनाया था, अगर उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार नाम की इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, और वो सब लोग एक हाफ शर्ट पहनते थे, उनको रेड शर्ट्स कहते थे। गैरीवाल्डी से काफी प्रभावित थे, तो ये रेड शर्ट्स इनके जो समर्थक थे वो पहनते थे। ओके, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई, और पहला अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को बनाया गया था। बाद में 12 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुन लिया गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और उसके बाद संविधान सभा ने कार्य प्रारंभ किया। ओके, रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह कब और कहां हुआ? जो रॉयल इंडियन नेवी थी, ब्रिटिश सेना थी, उसने मार्च 1946 में बंबई में विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह क्यों हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब आजाद हिंद फौज के सिपाही जो जापान के साथ लड़ रहे थे, जापानी सेनाओं के साथ लड़ रहे थे, और उन्होंने अंडमान द्वीप और निकोबार को जीत भी लिया था, इन दोनों के नाम भी शहीद और स्वराज कर दिए गए थे। जब जापान हार गया तो आजाद हिंद फौज की सिपाहियों ने भी सरेंडर कर दिया। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के ऊपर ब्रिटिश सरकार दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला रही थी। कैप्टन प्रेम सिंह सहगल, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और कैप्टन शाहनवाज खां, इन तीनों के ऊपर मुकदमा चल रहा था। पूरे देश की सिंपैथी इन तीनों आजाद हिंद फौज के कमांडरों के प्रति थी, और इसको लेकर के रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब अंग्रेजों को लगने लगा कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है, तो अंग्रेजों का जाने का बिल्कुल इस योजना की वजह से, इस विद्रोह की वजह से बहुत जल्दी में उन्होंने भारत को खाली करना चालू किया। नेक्स्ट, संविधान सभा जो बनी उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय 389 सदस्य थे। 10 लाख की आबादी पर 1946 के जो चुनाव हुए थे, 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। संविधान सभा में जो 389 है, इसमें 15 महिलाएं भी थी, और 33 SC वर्ग के लोग भी थे। SC ST वर्ग के भी इसमें लोगों को रखा गया था, उनकी संख्या 33 थी। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो विभाजन के बाद दिसंबर 1947 में फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। दिसंबर 1947 भारत में उस समय संविधान बनाने वाले सदस्यों की संख्या रह गई 299। ओके, 299। अब जरा एक आंकड़ा देख लीजिए, जो 389 सदस्य थे जब भारत पाकिस्तान एक था, उस समय 292 मेंबर्स ये ब्रिटिश प्रांतों से थे, जहां पर अंग्रेजों का शासन था, वहां से 292 मेंबर्स आ रहे थे। 4 ये चीफ कमिश्नर द्वारा नॉमिनेट होते थे, और 93 मेंबर्स भारत की देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। जयपुर, जोधपुर, इस प्रकार की जो रियासतें थी, इनसे 93 सदस्य आए थे।
और इस तरह संख्या हुई थी 389। ओके, ध्यान रहे हैदराबाद इसमें शामिल नहीं हुई थी। ओके, संविधान सभा जब पुनर्गठित की गई तो उसमें 229 ये ब्रिटिश प्रांतों से आए, क्योंकि भारत का बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो 229 और 70 देशी रियासतों से आए। तो इस तरह से यह आंकड़ा था 299। ओके, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जब संविधान सभा ने अपना काम चालू किया तो उद्देश्य प्रस्ताव, जो संविधान का बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, जिसमें संविधान की मुख्य बातें, संविधान का पूरा आउटलाइन उसमें था, तो ये प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946। ओके, जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनने के दौरान कई ऐसे मुद्दे आए जो बड़ी विवादास्पद थे। पृथक निर्वाचिका की मांग, मुसलमानों के लिए जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए पृथक निर्वाचिका हो, अलग से उनको सेपरेट इलेक्टोरेट हो, इसकी मांग किसने की? अगर ये पूछा जाए तो मद्रास के सदस्य थे पोकर बहादुर। मद्रास से इनका चुनाव हुआ था। बी पोकर बहादुर पूरा नाम था। बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका की मांग की थी मुसलमानों के लिए, और पृथक निर्वाचिका का विरोध सबसे ज्यादा किसने किया? आरबी धुलेकर। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आरबी धुलेकर दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने वाले व्यक्ति थे। पहली बात, पृथक निर्वाचिका का उन्होंने विरोध किया। दूसरा, जिस समय संविधान बन रहा था उस समय वो हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बनाई जाए, इसके प्रबल पक्षधर थे। पृथक निर्वाचिका का विरोध सबसे ज्यादा बी पोकर बहादुर ने किया, और पृथक निर्वाचिका को विष के समान किसने बताया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पृथक निर्वाचिका को विष के समान बताया। ओके, जब बी पोकर बहादुर ने मांग की तो सरदार पटेल ने कहा कि अंग्रेज चले गए हैं और इस देश में तुम शांति चाहते हो? देश में इतना रक्तपात हुआ विभाजन के बाद, और अब भी अगर तुम शांति चाहते हो तो इस चीज को छोड़ दो। पृथक निर्वाचिका की मांग को आत्मघाती किसने कहा? ये बेगम एजाज रसूल संविधान सभा में मुस्लिम महिला सदस्य थी। इन्होंने इसको कहा कि अगर मुसलमान पृथक निर्वाचिका की मांग करते हैं तो ये उनके लिए आत्मघाती कदम होगा। ओके, इसी से कुछ मिलती जुलती बात सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद बल्लभ पंत ने भी कहा था। सरदार पटेल ने तो इसको विष के समान कहा। गोविंद बल्लभ पंत ने कहा कि हम लोगों के अंदर एक बहुत आत्मघाती प्रयास यह होता है कि हम अपने आप को केवल नागरिक के रूप में सोचते हैं। उन्होंने कहा था कि ये आत्मघाती कदम है हमारे अंदर, भारतीयों के अंदर। उन्होंने कहा राष्ट्र सर्वोपरि, खंडित निष्ठा के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि खंडित निष्ठा के लिए कोई स्थान नहीं है, यह कथन किसका था? तो गोविंद बल्लभ पंत। आत्मघाती मांग बेगम एजाज रसूल, विष के समान सरदार पटेल ने इसको बताया। ओके, जब संविधान बन रहा था उस समय अल्पसंख्यकों की बात आई कि अल्पसंख्यक कौन है, आरक्षण किसको दिया जाए, ये बहुत ही गंभीर मुद्दे थे। तो अल्पसंख्यक किसको कहा जाए? एनजी रंगा, ये किसान नेता थे, समाजवादी थे, ये किसान आंदोलन में इनका बड़ा योगदान था। इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, दबे कुचले लोग हैं, इनको आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जो समाज का दलित वर्ग है, गरीब है, किसान है, चाहे वो किसी भी जात से है, उसको आरक्षण की आवश्यकता है, उसको अल्पसंख्यक घोषित किया जाना चाहिए। एनजी रंगा किसान नेता थे, याद रखना, समाजवादी थे। एक और समाजवादी नेता थे सोमनाथ लाहिड़ी। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कम्युनिस्ट नेता कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के ऊपर नकल करने का आरोप लगाया था? इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा है वो अंग्रेजों के प्रभाव में काम कर रही है और वो नकल कर रही है। तो सोमनाथ लाहिड़ी
वो व्यक्ति थे जिन्होंने नकल का आरोप लगाया था। ये कम्युनिस्ट नेता थे। ओके। संविधान सभा में आदिवासियों के प्रमुख हितों को उठाने वाले आदिवासी नेता कौन थे? जयपाल सिंह। इन्होंने बहुत जोरदार भाषण संविधान सभा में दिया। इन्होंने कहा 6000 वर्षों तक हम आदिवासियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया और हमें विश्वास है कि जो संविधान सभा काम करने जा रही है और पंडित नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वो हम लोगों के हितों का ध्यान रखेगी। आवश्यकता है उन आदिवासियों को उनके अधिकार वापस दिए जाए। ओके, तो आदिवासी हितों की वकालत जयपाल सिंह ने किया। जे नागप्पा कौन थे? जे नागप्पा ये मद्रास से संविधान सभा के सदस्य थे और इन्होंने जो दलित वर्ग के लोग थे, हरिजन वर्ग के लोग थे, इनके अधिकारों की बात उठाई। इन्होंने कहा कि हरिजन संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, उनकी संख्या लगभग 1/4 है, लगभग 25% आसपास हैं लोग, लेकिन उनको इतना दबाया गया है, उनको इतने अधिकारों से वंचित किया गया है। उन्होंने कहा कि अब हम और दबे रहने के लिए तैयार नहीं हैं, हमें मालूम है कि हमें अपना अधिकार कैसे लेना है। जे नागप्पा ने जो हरिजन वर्ग के लोग थे, जो दलित वर्ग के लोग थे, इनके अधिकारों की बात उठाई। कहां से आते थे? मद्रास से। इसी तरह केजे खांडेलकर ये भी संविधान सभा के एससी वर्ग के सदस्य थे और ये आते थे मध्य भारत से। इन्होंने दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के लिए अपनी पुरजोर सिफारिश की संविधान सभा में। इन्होंने कहा कि हमको इतना दबाया गया है कि हमारी देह, हमारा दिमाग, हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है और अब हम भाव शून्य हो चुके हैं। तो केजे खांडेलकर ने दलितों की स्थिति का बयान किया और उन्हें अधिकार दिलाने की बात की। जब संविधान बन रहा था तो ये बात आई कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए कि राज्य ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। परिस्थितियां उस समय ऐसी थी कि ज्यादातर लोग चाहते थे कि केंद्र की सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो। जैसे पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर स्वयं चाहते थे कि केंद्रीय सरकार ज्यादा शक्तिशाली हो। गोपाल स्वामी अय्यर ये प्रमुख नेता थे, वो चाहते थे। लेकिन राज्यों को शक्तिशाली बनाया जाए, राज्यों के अधिकारों का समर्थन संविधान सभा में सबसे ज्यादा किसने किया? वो थे मद्रास के सदस्य के संतनम। ये मद्रास से थे। इन्होंने कहा कि अगर राज्यों को अधिकार नहीं दिया जाना है तो ऐसी स्थिति में भारत का जो संघीय ढांचा है वही टूट सकता है। उन्होंने कहा कि हम इसमें विश्वास नहीं करते कि राज्यों को बार बार केंद्र के पास आकर के हाथ फैलाना पड़े। राज्यों को भी शक्ति देनी चाहिए और अगर केंद्र शक्तियों का केंद्रीकरण कर लेगा तो इससे केंद्र मजबूत नहीं होगा। तो राज्यों को अधिकार देने का सबसे ज्यादा प्रबल समर्थन के संतनम ने किया। केंद्र को शक्तिशाली कौन बना रहे थे? पंडित नेहरू और गोपाल स्वामी अय्यर, स्वयं डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, महात्मा गांधी भारत की भाषा क्या हो, किस भाषा को महात्मा गांधी मानते थे? महात्मा गांधी मानते थे कि भारत की भाषा हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जिसे ज्यादा लोग बोलते हों, समझते हों, विभिन्न भाषाओं के शब्द भी इसमें शामिल हों। इस भाषा को भारत की भाषा बनाना चाहते थे। लेकिन संविधान सभा में जब भाषा का प्रश्न आया तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? RV धुलेकर। RV धुलेकर। ओके, RV धुलेकर ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात की और संविधान सभा में ही कुछ लोगों ने RV धुलेकर के पीठ पीछे मजाक सा उड़ाया कि धुलेकर की संविधान सभा में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझते। तो RV धुलेकर ने बहुत ही तीव्र प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा जो भारत का संविधान बनाने बैठे हैं और हिंदी नहीं जानते उन्हें संविधान सभा से चले जाना चाहिए। और इस बात को लेकर के बड़ी गहमा गहमी हुई। अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबको शांत कराया। दूसरे और कौन सदस्य थे जो हिंदी के बहुत ही विरोधी थे? शंकर देवराव, दुर्गाबाई, टी रामलिंगम चेट्टियार,
ये लोग ऐसे थे जो कि हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहते थे, और अंत में फिर भाषा समिति ने इसका एक फार्मूला निकाला कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा। प्रांतों को अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में काम करने का अधिकार होगा। केंद्र की भाषा 15 वर्ष के लिए, 15 वर्ष केंद्र की भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों होगी। ये ऐसा प्रस्ताव था जिस पर सभी की सहमति बन गई। ओके, तो ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपसे महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया वो किस तरह से किया गया? संविधान में 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में ज्यादा विषय रखे गए, राज्य सूची में से थोड़ा कम है। समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसके ऊपर सब केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर किसी एक विषय पर ऐसा है कि राज्य सरकार ने कानून बना रखा है और केंद्र सरकार भी कानून बना देती है, तो किसका कानून लागू होगा? केंद्र सरकार का। उसमें केंद्र सरकार चूंकि बड़ी सरकार है इसलिए उसका कानून मान्य होगा। तो संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस तरह से किया गया, केंद्र को थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। संविधान में अनुच्छेद 356 के द्वारा भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे कि केंद्र सरकार को ज्यादा महत्व दिया गया है। तो ये थे मित्रों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शेष प्रश्न और होंगे उनके साथ हम फिर मिलेंगे। आप इस वीडियो को स्वयं भी देखें, अपने मित्रों को भी भेजें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, थैंक्स।